अक्सर जब हम बिहार का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बिहार की गरीबी वाली इमेज आती है। और भला ऐसा हो भी क्यों ना, बिहार हर तरह से पिछड़ा हुआ है। फिर चाहे वो नेशनल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात हो, हेल्थ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर एजुकेशन में, बिहार हर तरह से भारत के बाकी राज्यों से पीछे है। वही दूसरी तरफ अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई सिटी अकेले भारत के जीडीपी में 6.16% से अधिक कंट्रीब्यूट करता है। हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी और हाई लिविंग स्टैंडर्ड के साथ मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही, साथ साथ डेवलप्ड इंडस्ट्रियल हब भी बन गया है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मुंबई का कंपैरिजन बिहार से क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसका कारण है सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसने बिहार को गरीब और मुंबई को अमीर बनाने का काम किया। इस पॉलिसी ने किस तरह मुंबई और बिहार की इमेज बदली, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जिसे माल ढुलाई के नाम से भी जाना जाता है, इसको भारत में 1952 के दौरान इम्प्लीमेंट किया गया था। इस पॉलिसी का सीधा सीधा मतलब ये था कि सरकार अब माल ढुलाई पर सब्सिडी देने लगी थी। इसे इस कारण से लॉन्च किया गया था कि सभी स्टेट्स में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को कम करके बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। साफ शब्दों में कहे तो इसका एम ऑल ओवर इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देना था। लेकिन इस पॉलिसी के नतीजे मुंबई और बिहार में बिल्कुल विपरीत निकले। जहां इस पॉलिसी के तहत पूरे देश में इंडस्ट्रीज सेटअप होनी थी, वह इंडस्ट्रीज सिर्फ ऐसे स्टेट्स में सेट होने लगी जहां पर बंदरगाह मौजूद थे, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोस्टल एरिया से सामान को एक्सपोर्ट करना आसान था और इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम देना पड़ता था। वही दूसरी तरफ अगर वो नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करते तो वहां से गुड्स को बंदरगाह तक पहुंचाना और फिर वहां से एक्सपोर्ट करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ जाता। इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना फायदा देखा और इंडस्ट्री सिर्फ कोस्टल रीजन पर सेट की गई। अब मुंबई क्योंकि अंग्रेजों के समय से ही एक प्रसिद्ध बंदरगाह था और यहाँ से बाकी देशों के साथ एक्सपोर्ट भी किया जाता था, इसलिए बहुत नए इंडस्ट्रीज मुंबई में ही इंस्टॉल की गई। लेकिन मुंबई के पास गुड्स प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल नहीं था, जिसकी जरूरत मुंबई को बिहार जैसे स्टेट से पूरा करना होता था। दरअसल बिहार लैंडलॉक स्टेट है, जिस वजह से वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इंडस्ट्री इंस्टॉल नहीं करना चाहता। इसका एग्जांपल आप टाटा स्टील कंपनी से ले सकते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के दौरान ही टाटा ग्रुप ने बिहार में एक प्लांट सेटअप करने का अनाउंसमेंट किया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद इस प्लांट को बिहार में नहीं बल्कि मुंबई में सेटअप किया गया। हालांकि बिहार के पास बंदरगाह के अलावा बाकी सब चीजें मौजूद थी, फिर चाहे वो कारखाने के लिए रॉ मटेरियल हो या फिर सस्ती ह्यूमन लेबर। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस स्टेट को अनदेखा कर दिया। आपको बता दें, गंगा की गोद में होने के कारण बिहार की मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए उपजाऊ तो है ही, साथ में यहाँ लाइमस्टोन, माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका, सोपस्टोन जैसे अनेकों मिनरल्स का भी भंडार है। अब क्योंकि बिहार में कोई इंडस्ट्री सेट नहीं करना चाहता था, इसलिए बिहार से इन सभी मिनरल्स मुंबई ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। और क्योंकि फ्रेट पॉलिसी के तहत ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी मिल रही थी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका खूब फायदा उठाया और उन्होंने बिहार से ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल्स मुंबई ट्रांसपोर्ट किया, जिससे मुंबई तो एक इंडस्ट्रियल हब बन गया। लेकिन बिहार की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई, जिसका नतीजा बिहार आज भी गरीबों के रूप में देख रहा है। 1993 में जब इस पॉलिसी को वापस लिया गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपने एक बयान में कहा कि भले ही अब इस पॉलिसी को वापस लिया जा रहा है, लेकिन इसके कारण जो गरीबी बिहार, झारखंड और यूपी ने इतने सालों में झेली है, इसे कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। उनका ये कहना आज बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि ईस्टर्न स्टेट स्पेशली बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड आज भारत के बाकी राज्यों से काफी पिछड़े हुए हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन में हो, इंडस्ट्रीज में हो या फिर लिविंग स्टैंडर्ड में। और शायद यही कारण है कि इकोनॉमिस्ट आज इन राज्यों की इस कंडीशन के पीछे सरकार की फ्रेट पॉलिसी को जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन क्या बिहार की गरीबी के लिए सिर्फ इस पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराना सही है? शायद नहीं। दरअसल अनेकों ऐसे कारण हैं जिस वजह से बिहार आज भी गरीबी से लड़ रहा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बिहार की इकोनॉमी का सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड होना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत का एग्रीकल्चर मॉनसून पर डिपेंड करता है। मॉनसून अच्छा नहीं गया तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि बिहार की 85% से अधिक जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, तो ऐसे में अगर मॉनसून खराब चला जाए तो इन्हें जीवन यापन करने के लिए दूसरे स्टेट्स में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। और शायद यही कारण है कि आज हमें बिहार के मजदूर भारत के सभी राज्यों में देखने को
मिल जाते हैं। अगर हम मुंबई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो माइंड एंड सोसाइटी वेबसाइट के मुताबिक 2.5 मिलियन से ज्यादा लेबर अभी मुंबई में काम कर रही है। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 में ही बिहार से 5,68,667 लोग मुंबई माइग्रेट हुए थे। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 2023 तक ये नंबर कितना बढ़ गया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार के लोग अभी भी काम के लिए दूसरे राज्यों में माइग्रेट करते हैं, लेकिन अब बिहार प्रगति की राह पर बढ़ रहा है। बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से कई इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स हुए। यहाँ तक कि 2005 से पहले बिहार में कभी भी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश नहीं होता था। नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया और 2006 से आज तक बिहार में हर साल इकोनॉमिक सर्वे निकलता है। नीतीश सरकार ने सबसे पहले करप्शन को कम करने की कोशिश की और सरकार के काम में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे हमें 4 सालों में ही दिखने को मिल गए थे। जून 2009 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था पटना शहर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिल्ली के बाद सेकंड बेस्ट सिटी है। इसके अलावा 2008 के बाद बिहार की स्टेट जीडीपी में भी ग्रोथ देखी गई। 1999 से 2008 के बीच स्टेट जीडीपी केवल 5.1% पर ईयर थी, जो इंडिया की एवरेज जीडीपी से बहुत कम था। लेकिन 2008 के बाद बिहार की जीडीपी 11% से बढ़ी, जिसने बिहार को सेकंड फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोइंग स्टेट बना दिया था। हालांकि कोविड के बाद बिहार की जीडीपी में कमी देखी गई, लेकिन अभी भी इसकी जीडीपी 10.68% के रेट से ग्रो कर रही है और इसके चलते बिहार देश में तीसरा फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी स्टेट बन गया है। वैसे तो नीतीश कुमार अपने भाषण में अक्सर ये कहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज ना होने के कारण उसका लैंडलॉक स्टेट होना, लेकिन इसके बावजूद भी टोटल स्टेट जीडीपी में बिहार की स्मॉल इंडस्ट्रीज 15% तक कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए 2022 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की थी, जिसके तहत युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन दी जा रही है। इसके साथ ही अनेकों प्रोग्राम जैसे उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार कैंपेन आदि भी लॉन्च किए गए ताकि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके। अक्सर हम पूरे बिहार को ही गरीबों की नजर से देखते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बिहार के साउदर्न पार्ट इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी पटना में लोगों की पर कैपिटा इनकम हैदराबाद और बेंगलोर में रह रहे लोगों के पर कैपिटा इनकम से भी कहीं ज्यादा अधिक है, लेकिन फिर भी स्टेट की ओवरऑल पिक्चर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हाँ, ये कहना भी काफी हद तक सही होगा कि सरकार की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बिहार बाकी राज्यों की तुलना में पीछे रहा है। वैसे इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।